ठीक है गाइज, आज के लेक्चर में हम लास्ट पोर्शन है इसका, ये खत्म करने वाले हैं लास्ट पोर्शन चैप्टर का, जो है सोप्स एंड डिटर्जेंट, राइट। तो थोड़ा सा आपको पिछले का रिकैप सा भी दे देते हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी, इथेनॉल की केमिकल रिएक्शंस, इथेनोइक एसिड के, ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम इथेनॉल और एसिटिक एसिड को ही रिएक्ट करते हैं, यानी कि इथेनोइक एसिड को। एक स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड हमारा बन जाता है जिसे हम बोलते हैं एस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है तो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट CO2 एंड वाटर। अब सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आते हैं, शुरू करते हैं। डेफिनेशन सबसे पहले सोप की, सोडियम और पोटेशियम salts of long chain fatty acids are called soaps. In other words, we can say that when a sodium or a potassium ion replaces a hydrogen ion from a carboxyl group in a long chain fatty acid, a soap molecule is formed. Example, sodium stearate. अब जैसे अब आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है। अब देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैसे कैसे किए। जैसे सबसे पहले किससे शुरू कर लेते हैं हम। कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर कौन है, मेथेनोइक एसिड। सेकंड मेंबर कौन सा हो जाएगा, इथेनोइक एसिड। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसमें कितने हैं, 1, इसमें कितने हैं, 2, सो ऑन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कार्बन चेन बहुत ही लंबी है, कार्बन चेन क्या है, बहुत ही ज्यादा लंबी, तो आप 17th नंबर पे आओगे तो आपके पास एक एसिड आएगा, उसका नाम क्या होगा, स्टीयरिक एसिड। उसमें कितने कार्बन होंगे, 17, C17H35COOH। तो जैसे ये है ना आपका CH3COOH, C2H5COOH, आप देख पा रहे हैं। तो ये आप नोटिस कीजिए, तो मेथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऐसे करते करते आप 17 नंबर पे पहुंचे हो, स्टीयरिक एसिड। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब आप स्टीयरिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाने लगोगे तो कितने कार्बन के एटम शो करने पड़ेंगे, टोटल 17 करने पड़ेंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन चेन बहुत लॉन्ग है, 17 कार्बन एटम इसमें लगे हैं, बहुत लंबी चेन है कार्बन की। तो अगर आप यहां पर भी देखो, आप नोटिस करो, अगर स्टीयरिक एसिड में ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट जाए तो यहां पे एक स्टीयरेट आयन बनेगा। क्या आयन बनेगा, अगर स्टीयरिक एसिड को ब्रेक डाउन कर लें, आपको यहां दिखा देते हैं। अगर ये जो OH का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाए तो यहां से आपके पास एक आयन बनेगा, क्या, C17H35COO नेगेटिव, और दूसरा आयन क्या निकल जाएगा आपके पास, H पॉजिटिव। बात समझ में आई। अच्छा, इसको आयन को क्या बोलेंगे, स्टीयरेट आयन। जैसे जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड कौन सा अपना, ये इथेनोइक एसिड ही तो है एसिटिक एसिड, कि नहीं। अब इसका अगर ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो इससे भी तो हमारे पास कौन कौन से आयन निकल जाते हैं, एक क्या निकलता है, C2H5, हैंग ऑन, ये मीथेनोइक एसिड, ये आपका ये नहीं है, HCOOH है, ये बनेगा आपका CH3COH। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया था, चेक कर लीजिए एक बार, करेक्शन कर दी है, इसमें करेक्शन हो गई है। या इसमें से आपके आयन, सबसे पहला आयन कौन सा निकल जाएगा, CH3CO नेगेटिव 1 और H पॉजिटिव। अच्छा, इस आयन को हम क्या बोलते हैं, इस आयन के दो नाम है, या तो आप इसको कौन सा आयन बोल लो, एसिडेट, या इसका दूसरा नाम एक और है, इथेनोएट। तो ये चीज, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हाइड्रोजन लास्ट का निकल जाता है, जो OH है उसमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो दो आयन्स बनते हैं एसिड के। तो वैसे ये स्टीयरिक एसिड है, ये 17th मेंबर है, क्या है, 17th मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें कार्बन की चेन बहुत ही लॉन्ग है, 17 कार्बन के एटम इसमें है, और लास्ट में जब हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाए तो उसमें से आपके पास एक स्टीयरेट आयन बनेगा और एक हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि कोई सोडियम या किसका, सोडियम का आयन या किसका आयन, पोटेशियम का आयन, सोडियम या पोटेशियम का आयन अगर इस स्टीयरेट आयन के साथ क्या कर ले, कंबाइन कर ले, तो मेरे पास साबुन बनता है। क्या बनता है, साबुन, यानी कि सोप। तो ये अगर आपस में कंबाइन करें तो मेरे पास ये बन सकता है C17, क्या बन सकता है पहले तो,
C17H35COO राइट। या फिर मेरे पास और इसका नाम क्या होगा बोलो, सोडियम स्टीयरेट। और दूसरा मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, C17H35COO अगर पोटेशियम लग जाता है तो इसका नाम क्या होगा बोलो, पोटेशियम स्टीयरेट। तो गाइस यहाँ पे पूरी प्रोसेस को अगर हम समझे तो हो क्या रहा है कि एक बहुत ही लॉन्ग कार्बन चेन का कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कार्बन की चेन बहुत लंबी हो जाती है तो उन्हें फैटी एसिड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फैटी एसिड्स। तो अगर मैं जो स्टार्टिंग के एसिड्स है मेरे, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसमें तो कार्बन की चेन बहुत छोटी है राइट, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये फैटी नहीं है, इन मतलब आप इसको फैटी कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन जो स्टीयरिक एसिड है जिसमें 17 कार्बन एटम्स है, नोटिस करो कितनी लंबी कार्बन चेन है, देख पा रहे हो, 17 कार्बन एटम की चेन है ये, तो ये फैटी एसिड है। क्या है, फैटी एसिड। और इसमें जब लास्ट में सोडियम या पोटेशियम का आयन जुड़ के एक सॉल्ट बन जाए, अगर सोडियम का आयन जुड़ेगा किसमें, अब देखो क्या होगा, फैटी एसिड है स्टीयरिक एसिड, उसमें से कौन सा आयन निकलेगा स्टीयरिक एसिड में से, स्टीयरेट आयन। और स्टीयरेट आयन के साथ अगर सोडियम सॉल्ट बनाता है तो सॉल्ट का नाम क्या बनेगा, सोडियम स्टीयरेट। और अगर स्टीयरिक एसिड के साथ, सॉरी स्टीयरेट आयन के साथ पोटेशियम आयन बनाता है सॉल्ट मिलाकर, तो क्या सॉल्ट पैदा होगा, पोटेशियम स्टीयरेट। तो ये दोनों ही आपके क्या है, ये दोनों ही आपके क्या है भाई, सोप्स। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया है, एक लॉन्ग कार्बन चेन का फैटी एसिड लिया है और सोडियम और पोटेशियम का उसके साथ क्या बना दिया है, एक सॉल्ट बना दिया है, तो वो हमारे पास क्या पैदा हो जाता है, एक सोप बन जाता है। इसीलिए डेफिनेशन क्या बोलती है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड सोप्स। अब आप नोटिस कीजिए कि ये कार्बन एटम की जो चेन है इसे क्या बोलते हैं, लॉन्ग कार्बन चेन। और लास्ट में जो COO है ये कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन की जगह कौन सा आयन लगा है, ये देख रहे हो। अब अगर मैं इसको जूम करूं तो टेक्निकली यहां पे कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है, COO और क्या होता है H, क्या बनता है COOH, ये होता है ना कार्बोक्सिल ग्रुप आपका। लेकिन कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या हो गया है, हाइड्रोजन की जगह कौन रिप्लेस हो गया है, सोडियम, तो ये बन गया है COONA, ये वाला पोर्शन नोटिस करो, करेक्ट है। तो ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया है लास्ट में जिसमें हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस किया है, ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया है। अब अगर आप इसको इमेजिन करो तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये एक टेल की तरह है, ये जो आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है ये किसकी तरह है, ये हेड है, क्या है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप आपका हेड की तरह है, नोटिस करो। और ये जो पीछे कार्बन की चेन है ये किसकी तरह है, एक टेल की तरह है। तो एक सोप का जो मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर को इस टाइप के स्ट्रक्चर से कंपेयर किया जा सकता है, जहां पर एक हेड है कार्बोक्सिल ग्रुप जो सोडियम आयन के साथ है, या जरूरी नहीं सोडियम आयन के साथ हो, ये पोटेशियम आयन के साथ भी हो सकता है। तो ये आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक का मतलब लव्स वाटर, क्या, तो ये पानी के पास जाएगा, पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो कार्बन चेन है ये कैसी है नेचर में, हाइड्रोफिलिक, मतलब क्या करेगी ये, रन्स अवे फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वाटर, H2O। तो H2O से क्या करेगी, दूर भागेगी। तो ये सोप के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसमें लॉन्ग कार्बन चेन इज द हाइड्रोफोबिक टेल विच विल गो अवे फ्रॉम वाटर, पानी से दूर भागेगी। और जो लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें सोडियम या पोटेशियम का आयन लगा हो, जो लास्ट में कार्बोक्सिल ग्रुप है जिसमें सोडियम या पोटेशियम का आयन लगा हो, वो आपका पानी से अट्रैक्ट होगा। तो ये हेड और टेल का सिस्टम याद रखना है। अब देखो लिखा भी है, द लॉन्ग कार्बन चेन इज द हाइड्रोफोबिक टेल एंड टेंड्स टू गेट अवे फ्रॉम वाटर, and the carboxyl group with sodium ion is hydrophilic head and tends to get attracted towards water molecules। अब सोप और डिटर्जेंट में माइनर सा डिफरेंस है कि अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड एज डिटर्जेंट। अब बात ये आ जाती है कि अब स्टीयरेट आयन के साथ हमने
किस किस के आयन बनाए थे बोलो? सॉल्ट किन आयंस को जोड़ के बनाए थे? सोडियम और पोटेशियम। तो मेरे पास क्या बने? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, सोडियम स्टीयरेट और पोटेशियम स्टीयरेट, और ये दोनों सोप बने। लेकिन यहीं पर अगर मैं इसी स्टीयरेट आयन के साथ ये वाला आयन लगा दूं, NH4 पॉजिटिव, कौन सा आयन है ये? अमोनियम आयन। और इस अमोनियम आयन को अगर मैं किस आयन के साथ कंबाइन कर लूं? स्टीयरेट। तो मेरे पास फिर क्या बनेगा? C17 H35 COONH। तो ये मेरे पास क्या बन गया है? अमोनियम स्टीयरेट। बात समझ में आ रही है? तो अब अमोनियम या सल्फोनेट लगा लो, ठीक है, या सल्फोनेट लगा लो, OSO3 नेगेटिव पॉजिटिव, अमोनियम सल्फोनेट, कोई भी आयन लगा लो, तो क्या बन जाता है? डिटर्जेंट। अगर आप इन शॉर्ट अगर आप सोडियम या पोटेशियम का आयन स्टीयरेट के साथ जोड़ते हो तो सोप बनेगा, अगर अमोनियम और सल्फोनेट आयन जोड़ते हो तो डिटर्जेंट बनेगा। बाकी पूरा स्ट्रक्चर, डिटर्जेंट का भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? बिल्कुल सेम टू सेम। फर्क बस इतना होगा कि एंड में सोडियम की जगह क्या लगा होगा? अमोनियम आयन लगा होगा। तो अब ये क्या बन गया? अब इस टाइम में क्या बन चुका है? ये बन चुका है आपका डिटर्जेंट बन चुका है। क्लियर है? ओके। सोप्स की बात होती है, पहले सोप और डिटर्जेंट का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी कि सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स आर कॉल्ड डिटर्जेंट। अच्छा, सोप्स का आयनिक पार्ट क्या होता है? या तो सोडियम आयन होगा या फिर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? और COO के पॉजिटिव, समझ रहे हो? या तो पोटेशियम आयन होगा लास्ट में या तो होगा। और आयनिक पार्ट इसमें क्या होता है? OSO3Na। ये कौन सा है? सल्फोनेट। क्या है ये? सल्फोनेट आयन। अच्छा, सोप्स की क्या होती है? हार्ड वाटर में इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? कम। लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम करते हैं। एंड सोप्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब अगर आप सोप्स को नेचर में फेंक देंगे तो नेचर उसको डिग्रेड कर लेगी, तो नेचर को किसी भी प्रकार का हार्म सोप नहीं करेगा। लेकिन डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। तो डिटर्जेंट्स अगर आप मशीन में कपड़े धो के पानी वगैरह अगर डिटर्जेंट का जा रहा है तो नेचर उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है आपका। एंड सबसे मेन डिफरेंस तो ये याद रखना कि हार्ड वाटर में आपका सोप काम नहीं करेगा, लेकिन डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करेगा। अब इसका रीजन समझते हैं, ऐसा क्यों? तो इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हार्ड वाटर क्या होता है। तो ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। किसके सॉल्ट्स होते हैं? पढ़ो, सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड ऑल दैट। मतलब कैल्शियम मेटल और मैग्नीशियम मेटल के अगर सॉल्ट्स पानी में डिसॉल्व है तो वो पानी कैसा पानी कहलाया जाएगा? हार्ड वाटर। और अगर डिसॉल्व नहीं है तो वो पानी कैसा होगा? सॉफ्ट वाटर। पढ़ लो, वाटर विच डज नॉट कंटेन एनी सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज कॉल्ड सॉफ्ट वाटर। तो अगर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हैं, हार्ड वाटर। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट पानी में मौजूद नहीं है तो सॉफ्ट वाटर। अब बात आती है कि ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर असर कैसे करते हैं। देखो, ये एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट की? क्योंकि डिटर्जेंट ज्यादा अच्छे होते हैं सोप से, तो ये चीज आपने याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। डिटर्जेंट फॉर्म लेदर इवन विद हार्ड वाटर एंड देयर क्लींजिंग एक्शन इज अनअफेक्टेड इन हार्ड वाटर। लेदर का मतलब क्या होता है? झाग बनाते हैं। तो अगर मान लो आपके घर में हार्ड वाटर आता है, आपके घर में ऐसा पानी आता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स डिसॉल्व हो रखे हैं, तो मतलब आपके घर में कैसा पानी आ रहा है? हार्ड वाटर आ रहा है। और अगर आप कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करोगे तो डिटर्जेंट के जो क्लींजिंग एक्शन है, जिस तरीके से डिटर्जेंट कपड़ों से मैल निकालता है, जो क्लींजिंग एक्शन है डिटर्जेंट का, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिटर्जेंट नॉर्मल पानी के साथ भी वैसा ही काम करेगा और हार्ड वाटर के साथ भी वैसा ही काम करेगा। तो उसके क्लींजिंग एक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा और वो बहुत बढ़िया से फोम और लेदर झाग बनाएगा। लेकिन सोप के लिए क्या है? वेयर एज soaps do not form leather with hard water and their cleansing action is affected
because they react with calcium and magnesium salt present in the hard water to form a white material called what? Scum. White material called scum. तो अब होता क्या है कि सोप्स जो है हार्ड वाटर के अंदर जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, सोप के मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। अब कैसे होता है, चलो नोटिस करते हैं। अब जैसे यहां पर आप नोटिस कर लेते हैं, ऐसे हम इसको यहां देखते हैं स्कम फॉर्मेशन, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला मुझे क्या चाहिए, सोप चाहिए, तो सोप का फॉर्मूला क्या है, C17H35COO ये सोप है मेरे पास। इसके अलावा पोटेशियम भी हो सकता है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, ये भी सोप मैं ले सकता हूं, C17H35COO तो ये दोनों ही मेरे पास किसके मॉलिक्यूल आ गए, आपके साबुन के। अब मेरे पास अगर मान लो कैसा वाटर है, कैसा वाटर है, ये हार्ड वाटर है मेरे पास, बाल्टी में हार्ड वाटर है। तो आपके हार्ड वाटर में कौन से सॉल्ट डिसॉल्व रहेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो एग्जांपल कैसे सॉल्ट्स डिसॉल्व रहेंगे, लिख लेते हैं यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड एक्सेट्रा। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोई भी सॉल्ट इस पानी के अंदर क्या हो रखा है, डिसॉल्व हो रखा है। और ये पानी आ रहा होगा नलके में आपके घर से, जो टैंकी में आपके पानी गवर्नमेंट भेजती है। तो मोस्टली अच्छा हिमाचल में अपने जैसे हिल स्टेशन है हमारा, तो यहाँ पर नोटिस करना आपके घर में हार्ड वाटर ही आता है, क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं ना नदियों के बहाव की वजह से। तो जब नदी या किसी भी नाले या खड्ड से पानी उठाते हैं तो उसमें ये सॉल्ट्स डिसॉल्व मिलेंगे आपको, तो हार्ड वाटर आएगा। अब अगर मान लो मैं साबुन को इस हार्ड वाटर में डाल दूं, मैं इस साबुन के मॉलिक्यूल को इस हार्ड वाटर में डाल दूं, तो अब साबुन में ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, कोई भी साबुन ले सकता हूं दोनों में से। और जो कैल्शियम या मैग्नीशियम का सॉल्ट है वो भी मैं कोई भी ले सकता हूं, ये। तो स्कम फॉर्मेशन की जो इक्वेशन है उसमें कोई फिक्स इक्वेशन नहीं है, मैं कैसी भी इक्वेशन बना सकता हूं। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे साबुन कौन सा ले लेता हूं, सोडियम स्टीयरेट, और कैल्शियम का सॉल्ट ले लेता हूं, कैल्शियम क्लोराइड। तो रिएक्ट देखते हैं क्या होता है इनका रिएक्शन में। तो C17H35COO प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अब नोटिस करना क्या होगा, ये कैल्शियम का आयन इस सोडियम का आयन को रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, सोडियम के आयन को रिप्लेस। तो आपका बनेगा C17H35COOCA प्लस, अब होगा क्या, जो सोडियम का आयन बेचारा यहां से निकला था वो इस क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, सॉल्ट। तो वो सॉल्ट क्या बन जाएगा, NaCl। तो बेसिकली गाइस ये क्या था हमारे पास, सोप। क्या नाम था इस सोप का, बोलो, सोडियम स्टीयरेट। और ये क्या आया, ये हमारे पास है, क्या है ये बोलो, कैल्शियम सॉल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर। कौन से वाटर से आया ये सॉल्ट कैल्शियम का, ये हार्ड वाटर से आया। अब इसने क्या किया, साबुन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि साबुन के मॉलिक्यूल में एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड के लास्ट में कौन से आयन जुड़े होते हैं, या तो सोडियम या तो पोटेशियम। लेकिन अब कौन सा जुड़ गया लास्ट में, कैल्शियम। तो अब ये सोप नहीं रहा, अब ये कुछ अनवांटेड कंपाउंड बन चुका है। और इस अनवांटेड कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं गाइस, इस अनवांटेड कंपाउंड को हम बोलते हैं स्कम। और ये जो बनेगा NaCl, ये तो एक्स्ट्रा सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, कुछ भी बन जाएगा एक्स्ट्रा सॉल्ट। तो अब आपको समझ आया स्कम कैसे बनता है। और अब साबुन का मॉलिक्यूल पूरा चेंज हो चुका है, आपका साबुन का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ही बदल गया है, उसमें सोडियम और पोटेशियम की जगह आयन ही नया लग चुका है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का लग जाएगा। तो इसका मतलब सोप का मॉलिक्यूल रहा ही नहीं, अब वो क्लींजिंग एक्शन भी नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि सोप में, चलो यही ले लेता हूं, इस बारी सॉल्ट मैग्नीशियम का लेते हैं। क्या सॉल्ट ले मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम सल्फेट। तो वही होगा
सोडियम विल बी रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम। अच्छा, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो स्कम बन रहा है उसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? कैल्शियम स्टीयरेट। क्या बनेगा? कैल्शियम स्टीयरेट। अब अगर यहां पर जो बन गया है, और हाँ जो बचेगा वो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। एक्स्ट्रा सॉल्ट क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। ये आ गया मेरे पास सोप। सोप अपने पास, सोप का नाम क्या रहेगा यहाँ पे? सोडियम स्टीयरेट। अच्छा, ये अपने पास मैग्नीशियम का सॉल्ट आ गया। क्या है? मैग्नीशियम सॉल्ट फ्रॉम, कहां से आ रहा है ये? हार्ड वाटर। और ये जो स्कम फॉर्मेशन आपकी बन गई है अनवांटेड, तो स्कम इस टाइम आपका क्या बनेगा? मैग्नीशियम, बोलो क्या? मैग्नीशियम स्टीयरेट। क्या बनेगा? मैग्नीशियम स्टीयरेट। और ये तो एक्स्ट्रा सॉल्ट है, इससे कोई मतलब नहीं हमें, ये एक्स्ट्रा सॉल्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्ट बनेगा आपका सोडियम सल्फेट। यस, सोडियम सल्फेट। तो अब आपको कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, एक चीज, अगर यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में जो मेरा सोप है वो सोडियम स्टीयरेट के बजाय पोटेशियम स्टीयरेट होता, क्या होता? तो बस एक फर्क पड़ता कि लास्ट में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो क्या बनता? पोटेशियम क्लोराइड। पर स्कम आपका वही रहता, स्कम तो आपका वही रहता, क्या? कैल्शियम स्टीयरेट। अच्छा अच्छा, अगर यहीं पे आपका कैल्शियम क्लोराइड की जगह आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होता, किसका सॉल्ट होता? हार्ड वाटर में मैग्नीशियम का। तो आपका ये जो स्कम बनता, ये आपका स्कम चेंज होके क्या बन जाता? मैग्नीशियम स्टीयरेट। क्या बन जाता? मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो देखो, बात ये होती है कि कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है कि जो सोप का मॉलिक्यूल रहेगा, सोडियम स्टीयरेट या पोटेशियम स्टीयरेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम का कोई ना कोई सॉल्ट तो हार्ड वाटर में आपको डिसॉल्व मिलेगा। अब अगर वो कैल्शियम का सॉल्ट रहेगा तो जो स्कम बनेगा वो क्या बनेगा? कैल्शियम स्टीयरेट। और अगर हार्ड वाटर में जो सॉल्ट डिसॉल्व है वो मैग्नीशियम का सॉल्ट है, तो उस केस में आपका जो स्कम बनेगा वो क्या बनेगा? मैग्नीशियम स्टीयरेट। और एक्स्ट्रा सॉल्ट डिपेंड करता है कि आपने सोप कौन सा लिया है, पोटेशियम वाला सोप लिया है या फिर आपने सोडियम वाला सोप लिया है। बट आप सीबीएसई की बुक में देखोगे तो आपको सोप हमेशा कौन सा वाला मेंशन किया है? सोडियम वाला, सोडियम स्टीयरेट। बट नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि पोटेशियम भी हो सकता है। तो अब स्कम फॉर्मेशन लग गई पता, अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये तो स्पेसिफिक रिएक्शन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाते हैं कि सोडियम स्टीयरेट आपका सोप है, और अगर हार्ड वाटर से कैल्शियम का आयन आ रहा है तो वो कैल्शियम का आयन क्या करेगा? इस सोडियम को रिप्लेस करके स्कम बना देगा, क्या? कैल्शियम स्टीयरेट। और जो सोडियम का आयन बचेगा वो अपना एक्स्ट्रा सॉल्ट बना लेगा, एक्स्ट्रा सॉल्ट। बात समझ में आई? और अगर यहाँ पे कैल्शियम आयन की जगह कौन सा आयन आ रहा है हार्ड वाटर से? मैग्नीशियम। तो फिर बस ये जो स्कम बन रहा है वो कैल्शियम की जगह क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम स्टीयरेट। अब समझ आ गया सबको? अब क्लींजिंग एक्शन क्या होता है कि जब आप पानी में सोप को डालते हो और क्लींजिंग करते हो, तो आपने अभी क्या पढ़ा था कि जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, क्या होती है? पानी से दूर भागती है। और जो हेड होता है ये, वो पानी के पास भागता है। अब नोटिस करो कि मान लो एक बहुत बड़ी बाल्टी है, बहुत बड़ी बाल्टी है बॉस, और इस बाल्टी में पूरा ऊपर तक मैंने क्या भर रखा है? इस बाल्टी में पानी भर रखा है। और यहां पर एक शर्ट हम धो रहे हैं, शर्ट तो क्या है रे, कपड़ा धो रहे हैं, और इस कपड़े के ऊपर गंदा सा दाग लगा हुआ है, कोई ऐसे ही लगा देता है, हल्दी का दाग लगाते हैं येलो कलर का इस पे। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि अगर इसमें पानी भरा है और इसमें साबुन या डिटर्जेंट आप डाल देते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं ये डर्ट का पार्टिकल है। तो अब क्या होगा कि जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, वो इस फैशन में इसके अराउंड क्या हो जाएंगे? इस तरीके से इसके अराउंड अरेंज हो जाएंगे। ये देखो, ये क्या है? सोप मॉलिक्यूल की जो लॉन्ग कार्बन चेन है, और एंड में क्या होंगे इनके? हेड्स। क्योंकि आप नोटिस करो यहां सारे में किसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? आसपास किसके मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं? पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद है कि नहीं? अब क्या होगा कि जब
पानी के अंदर इसको पूरे को डालेंगे और इस कपड़े के ऊपर जो डर्ट का पार्टिकल है आपका, जो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका डर्ट का पार्टिकल है, तो जो सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल है उसके जो हेड्स है वो हाइड्रोफिलिक हैं, तो वो पानी की तरफ क्या हो जाएंगे, सारे अट्रैक्ट हो जाएंगे पानी की तरफ, यस और नो, तो वो बाहर को लाइन हो जाएंगे। और जो आपकी टेल है वो क्या करेगी, वो टेल का नेचर कैसा था आपका, हाइड्रोफोबिक, तो वो डर्ट पार्टिकल के ऊपर अटैच हो जाएंगे। अब जब आप इसको एजिटेट करोगे, एजिटेट का मतलब क्या होता है भाई, व्हाट डू मीन बाय दिस वर्ड एजिटेट? एजिटेट का मतलब है भाई जी, हिंदी में बात करेंगे, जब आप इसको रगड़ोगे, जैसे हाथ से रगड़ देंगे कपड़े को, ऐसे रगड़ोगे, एजिटेट करोगे, तो क्या होगा कि ये जो एक स्ट्रक्चर बाहर बन जाएगा, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मिसेल। और मिसेल आपका जो बन जाएगा, ये पूरा एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका, डर्ट पार्टिकल के अराउंड क्या बन जाएगा आपका, सारे 3D स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर ये। और ये जब आप इसको एजिटेट करोगे तो ये डर्ट के पार्टिकल को कपड़े से निकाल के अलग कर देगा, और बस अब होगी सफाई। फिर जब डर्ट का पार्टिकल आपका कपड़े से निकल गया तो उसको बोलेंगे नहीं कि क्लीनिंग हो गई। तो ये है आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, या सेम फॉर क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। पढ़ते हैं। बोथ सोप एंड डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स contain two parts, the hydrophobic tail and the hydrophilic head. The hydrophobic tail attaches to the dirt particle on the cloth and the hydrophilic head aligns itself outside towards the water. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, hydrophobic head aligns outside toward water and hydrophilic head aligns outside towards the water and hydrophobic tail aligned to the dirt particle. Many soap molecules or detergent molecules align themselves around the dirt particle to form a spherical structure called a micelle. तो ये बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स सेम तरीके से अरेंज हो जाते हैं तो इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, मिसेल। The micelle thus forms, dissolves the dirt particle in the water and removes it from the cloth's surface. अब ये जो मिसेल है यही इसको रिमूव करके ले जाएगा। तो आपको समझ आ गया ये क्लींजिंग एक्शन साबुन और डिटर्जेंट का कैसे होता है। सोप और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाएंगे डर्ट पार्टिकल के अराउंड, और बस वो एक मिसाइल बन जाएगा और वही उसमें पानी में डिसॉल्व कर देगा डर्ट को। तो इसी के साथ आपका क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट खत्म।